स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इकोनॉमिक देख रहे हैं। इकोनॉमी में पहला लेक्चर हम लोग देख लिया। पहला लेक्चर में बेसिकली क्या था, तो आपको मालूम है, सिलेबस अगर देखे होंगे या देख लीजिएगा, उसमें पहला था कि प्लानिंग कमीशन के बारे में या आर्थिक नियोजन के बारे में बोला गया। ठीक है, आर्थिक नियोजन के बारे में बोला गया है। तो आर्थिक नियोजन को हमने देख लिया है, उसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लिया। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, उपलब्धियां क्या है और इसकी क्या कमियां हैं। ठीक है ना, ये तीनों बात हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखें। दूसरा सिलेबस का पार्ट जो है और बाकी जो हमने बताया वो एक्स्ट्रा में है कि जानना चाहिए। अब दूसरा पार्ट सिलेबस का है कि नीति आयोग का गठन या नीति आयोग के बारे में जानना। तो नीति आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये कैबिनेट के द्वारा गठित किया गया 2015 में किया गया। ठीक है, तो 2015 को किया गया था। ये भी ध्यान रखना कि 1 जनवरी 2015 को ये प्री में पूछा गया जा चुका है। तो कैबिनेट के द्वारा गठित किया गया है, ये संविधान के द्वारा नहीं गठित किया गया है, ना लॉ के द्वारा। ध्यान रखना, कानून के द्वारा भी नहीं किया गया है, एक्ट के द्वारा भी नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ये दोनों के द्वारा नहीं किया गया है, ये कैबिनेट ऑर्डर के द्वारा किया गया है। पहली बात है कि ये कैबिनेट के थ्रू क्या किया गया है, गठित किया गया है, और 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन चला आ रहा था, प्लानिंग कमीशन, उसको हटा दिया गया, कमीशन को हटा दिया गया। ठीक है ना। दूसरी बात है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। थिंक टैंक, वही थिंक टैंक की तरह काम करता है जो हम लोग सिलेबस को लेकर डीकेडी करते हैं। वही काम करता है, सोचता है, समझता है, उस पर रास्ता समझाता है कि ऐसा आसान कर देता है, मतलब एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो नीति आयोग क्या, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक, इसमें ये क्या करता है, थिंक टैंक में निर्देश देता है, नीतिगत पॉलिसी बनाने के लिए इनपुट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है, ये पहली बात हो गया थिंक टैंक की तरह। दूसरी बात है कि ये क्या एक्शन प्लान बनाता है, एक्शन प्लान या कार्य नीति बनाता है, कार्य योजना बनाता है। अब कार्य योजना दो तरीके की बनाता है, एक दीर्घकालीन कार्य योजना और एक क्या होता है कि अल्पकालीन। अल्पकालीन, अल्पकालीन जिसको 3 साल के लगभग बोला जाता है। ठीक है, ये काम करता है। और साथ ही ये नीति आयोग का और क्या काम है, तो ये आयोग आपको क्या करता है कि केंद्र, सेंटर, स्टेट, ठीक है, जितने यूटी हैं उनकी कार्य नीति बनाता है, कार्य नीति बनाता है, पॉलिसी बनाता है, और उनको क्या करता है, टेक्निकल सलाह देता है, सुझाव देता है, तकनीकी सलाह देता है। तो सलाह देने का भी काम है किसको, तो सेंटर को, स्टेट को, यूटी को। यही नहीं, ये काम नीति आयोग क्या करता है कि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय हित को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है, ये मंच पे लाता है, और उस मंच प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, नीति आयोग। ये संघवाद को बढ़ावा देता है, ये संघवाद को बढ़ावा देता है। और संघवाद हमने पॉलिटी में अच्छे से डिस्कशन किया। और 18 सितंबर 2021 को इस आयोग का पुनर्गठन हुआ था। तो एक क्विक समरी देखें नीति आयोग का। तो नीति आयोग का अगर क्विक समरी देखना है तो हम क्या बोलेंगे, अब हमने पहले बहुत बोल दिया, अब क्या है, शॉर्ट में बोलेंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, ठीक है, ब्रैकेट में कैबिनेट के द्वारा हुआ था, कैबिनेट ऑर्डर के द्वारा, आदेश के द्वारा। दूसरा थिंक टैंक, दूसरा क्या है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। तीसरा क्या है, तो ये प्लान बनाता है। प्लान कैसा बनाता है, तो दो, एक लॉन्ग टर्म बनाता है, दीर्घकालीन बनाता है, एक शॉर्ट टर्म बनाता है, अल्पकालीन बनाता है। ठीक है, चौथा क्या करता है, तो ये सेंटर, स्टेट, यूटी इसको सलाह देता है। कैसा सलाह, तो तकनीकी रूप से सलाह, और इनके लिए क्या बनाता है, कार्य नीति बनाता है, कार्य नीति बनाता है। फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ, दोबारा दूसरी बार जब गठन हुआ तो ये 18 सितंबर 2021 को हुआ। ये एक मंच देता है, ये मंच देता है,
ये संघवाद को बढ़ावा देता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य और विशेषताएं बताइए। ये हर बार क्वेश्चन मेंस में पूछता है कि नीति आयोग का उद्देश्य या विशेषताएं बताइए, और बड़े अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपने बोलना है। ये सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन नहीं याद करना है, समझना है और समझ के बोलना है। अब चूंकि हमें क्या बोला था, पहले याद रखो कि संघवाद को बढ़ावा देना। संघवाद क्या है? तो संघवाद वो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, मतलब सक्रिय भागीदारी बढ़ाता है। तो देखो, राज्यों की क्या करेगा? सक्रिय भागीदारी बढ़ाएगा। और हमने कहा था कि राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, जो कहते हैं ना, हमने कहा था कि एक मंच प्रोवाइड करता है। क्या मंच प्रोवाइड करता है? तो राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रोवाइड करता है। तो ये सेंटर के स्टेट का क्या करेगा? सक्रिय भागीदारी पर बल देगा। राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए जो विकास में पहले नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन रखा जाए, मतलब प्राथमिकताओं को क्या करना है? डिसाइड करना है। क्षेत्र को डिसाइड करना है, प्राथमिकता डिसाइड करना हो, क्षेत्र डिसाइड करना हो, ठीक है, रणनीति बनाना हो, उस पे ये क्या करता है? भागीदारी लेता है। किसका? स्टेट का। इसका मानना है नीति आयोग का कि सशक्त राज्य से जब स्टेट ही क्या होगा? सशक्त होगा। तो उसे, अगर सशक्त स्टेट होगा तो राष्ट्र भी क्या होगा? सशक्त होगा, राष्ट्र भी सशक्त होगा। ठीक है, और तो इसलिए ये क्या करता है? संघवाद को बढ़ावा देता है, संघवाद को बढ़ावा देता है। तीसरी बात, ये योजनाओं का निर्माण करता है। योजना का अगर जो निर्माण करना है, योजना के निर्माण करने के लिए जो तंत्र होता है, उस तंत्र को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। फिर क्या कि ये क्या करता है? जो क्षेत्र कमजोर होते हैं, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? उसका मूल्यांकन करता है, आंकड़ा एकत्रित करेगा, कार्य नीति बनाएगा और उसको क्षेत्र को बढ़ावा देगा। फिर ये जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं, उस कमजोर वर्ग को क्या करेगा? वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करेगा? वो विशेष रूप से ध्यान देता है। कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक जो बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, उस पे क्या करेगा? ध्यान देगा। मतलब हमारे समाज में उन वर्गों पे विशेष रूप से ध्यान देना जिनका आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम होता है। तो सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात करेगा। कार्य नीति कैसा बनाएगा? दीर्घावधि बनाएगा, ढांचा तैयार करेगा, पहल करेगा और उनकी क्या करेगा? प्रगति करेगा, प्रभाव का निगरानी करेगा। फिर फीडबैक है के माध्यम से वो क्या करेगा? उसमें सुधार लाएगा। और ये क्या करेगा कि एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जो विद्वान होते हैं, उनके साथ क्या करेगा? शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के सलाह देना, उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो होंगे, वृत्तिज्ञ होंगे, उनकी भागीदारी में सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों को समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना। सतत और न्याय संगत विकास में सुशासन और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर अनुसंधान का भंडार बनाना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में मदद करना। हम फिर क्या होगा? आवश्यक जो संसाधन पहचान करने सहित कार्यक्रम और पहलों को कार्यान्वयन को सक्रियता में निगरानी और मूल्यांकन, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता, संभावनाओं और उनके दायरे में सुदृढ़ किया जा सके। कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का निर्माण करने पर जोर देता है और ऐसी गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेगा जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा का कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। हम यहाँ पे वाच्य दिए, रामायण वाच्य दिए,
अब हम रामायण के बचने के अलावा अब हमारा जो काम है वो से बताना कि पूछा जाए कि विशेषताएं इसकी क्या बताओ, विशेषताएं बताओ या उद्देश्य बताओ। उद्देश्य तो हम अपने हिसाब से उद्देश्य लिखेंगे, सिंपल उद्देश्य लिखेंगे। क्या उद्देश्य क्या है? इसको संघवाद को बढ़ावा देना, संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करना या प्रोत्साहन करना। फिर और क्या है? तो ये संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। फिर क्या है? इसमें यही उद्देश्य भी होगा, विशेषताएं भी यही लिख लेना। एक थिंक टैंक की तरह काम करना, एक थिंक टैंक की तरह काम करना। यह विश्वास करता है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये सेंटर स्टेट यूटी के लिए क्या बनाता है? तो कार्य योजना बनाता है, कार्य योजना बनाता है। ठीक है, कार्य योजना बनाता है। ये क्या करता है? तकनीकी पक्ष पे बल देता है, तकनीकी पक्ष पे बल देता है। ये क्या करेगा? और संसाधनों को पहचान करेगा। इसे शायद पहले लिख चुके हैं क्या? एक मिनट, सॉरी, संसाधनों का अनुकूलतम लिख दिया है, तो इस संसाधन को हटा देते हैं। ये क्या करेगा? ये अपना विजन दो तरीके से विजन प्रेषित करता है, एक दीर्घावधि और एक अल्पावधि के लिए। ये नॉन मेसी को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है। ये क्षेत्र का मूल्यांकन कर उसे विकास करने में रणनीतिक साझा करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड है हमारे। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये जो पहल है, कार्यक्रम है, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसकी निगरानी करता है और उसका मूल्यांकन करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है, कार्यान्वयन की सक्रियता करता है। ठीक है, ये बोल देंगे। तो इस तरह से हम अपनी बातों को रख लेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप हूबहू लिखोगे। मेरी बात समझ रहे होगे। अब नीति आयोग के कार्य क्या है? कार्य अलग बात की है। तो नीति आयोग के कार्य पूछा जाए, वो उद्देश्य और क्या था? विशेषताएं थी। कार्य क्यों बोलते हैं? तो नीति बनाना, कार्यक्रम ढांचा का विकास करना, तो पॉलिसी बनाना और एक्शन प्लान बनाना। ये कौन बनाता है? नीति बनाता है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट करता है, स्टेट के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में। ये क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करवाता है। अन्वेक्षण और मूल्यांकन करना, उसका अन्वेक्षण करना, मूल्यांकन करना इसका काम है। थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र के रूप में, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ज्ञान के रूप में और नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो ये कार्य है इसके, देखना सोच के कार्य हैं ये। ठीक है, अब जरा सा बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की संरचना देखें तो एक होता है पदेन अध्यक्ष, और पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? पीएम होता है। दूसरा है कार्यकारी परिषद, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन शामिल होंगे? तो जितने राज्य होंगे उनके क्या होंगे? सीएम शामिल होंगे। जितने यूटी होंगे उनके क्या होंगे? उप राज्यपाल शामिल होंगे, उप राज्यपाल। ठीक है,
तो कार्यकारी परिषद में क्या, तो जितने स्टेट होते हैं उनके सीएम, जितने यूटी होते हैं उसके उप राज्यपाल। एक होता है इसमें रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल ये कार्यकारी परिषद हो गया, पदेन अध्यक्ष हो गया। रीजनल काउंसिल की बात है कि इसमें रीजनल काउंसिल भी गठित किया गया है। क्या ये करता है रीजनल काउंसिल? क्षेत्रीय परिषद, कोई एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य, मान लो 2 हो या 3, इन राज्यों के कोई आकस्मिक, कोई ऐसा आकस्मिक मामला आ जाए या समस्या आए, उसको निवारण कौन करता है? क्षेत्रीय परिषद करता है। और प्रधानमंत्री के निर्देशन पे ही क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, क्षेत्रीय परिषद की उन्हीं के निर्देशन में बैठक होती है। और क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य शामिल होंगे, एक या एक से अधिक राज्य जो भी शामिल होंगे, उसके क्या राज्य शामिल होगा तो सीएम बैठेगा, अगर डिप्टी गवर्नर बैठेगा किसमें? यूटी होगा। और क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो प्रेसिडेंट होता है वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ इसमें आते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ इसमें आते हैं। अब देखो नीति आयोग की पूर्णकालिक संरचना देखा जाए तो कैसा होगा। हमने उसको क्या देखा, पहले की संरचना देखा, उसके बाद पूर्णकालिक संरचना है। तो इसमें अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है। सदस्य होते हैं पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य देखे जाएंगे। और एक होता है अंशकालिक सदस्य। कुछ सदस्य पूर्णकालिक हो, अंशकालिक में क्या होगा, तो अग्रणी जो भी विश्वविद्यालय हैं या शोध संस्थान है उससे अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं अंशकालिक में। पदेन सदस्य कौन हो सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं पदेन सदस्य। और उसके बाद विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। और इसमें एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। सचिव स्तर के अधिकारी निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। जो सीईओ है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बोलना, ठीक। तो जो हमारा पूर्णकालिक संरचना है उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं, कुछ पदेन सदस्य होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीईओ होता है। अब आते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग की तुलना करें, दोनों की बात है तो दोनों में समानता क्या है? तुलना में बात आए तो समानता क्या है? तो दोनों ही केंद्रीय या कैबिनेट ऑर्डर द्वारा बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की संकल्पना द्वारा गठित किया गया। दोनों, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, दोनों ही नीति और कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास पे ध्यान देते थे, ये दिशा निर्देशन का काम करते थे। ये समानता देखा जा सकता है। जब भी तुलना बोला जाएगा तो तुलना में आपको क्या लिखना है? समानता और अंतर दोनों लिखना है। तो समानता हो गया कि कैबिनेट ऑर्डर द्वारा बना, ये नीति बनाते हैं, कार्यक्रम दोनों बनाते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास में मदद करते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं क्षेत्रीय विकास वगैरह के लिए। अंतर क्या है? अंतर, डिफरेंस क्या है? तो नीति आयोग एक क्या है? थिंक टैंक के आधार पे कार्य करती है। नीति आयोग किस पे काम करती है? थिंक टैंक के आधार पे काम करती है, ठीक। सॉरी, देखो क्या बता रहे थे कि अंतर, नीति आयोग कैसा काम करता है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जबकि योजना आयोग के पास कैसी थी? कार्यपालिका शक्ति भी थी और योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य भी करती थी, योजनाओं का निर्माण भी करती थी और इम्प्लीमेंट करती, लेकिन ये एक सलाहकारी है थिंक टैंक के रूप में। दूसरा क्या अंतर देखो, तो नीति आयोग राज्यों की भूमिका तथा सतत सहयोग विकसित करने पर बल दिया है। नीति आयोग क्या कि राज्यों की भूमिका पे दिया है और साथ ही साथ उनकी भागीदारी या सतत सहयोग का भी बल दिया है। कौन? नीति आयोग। लेकिन योजना आयोग में राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग की बैठकों के दौरान ही तक सीमित थी। समझ रहे हो कि नीति आयोग की में राज्यों की भूमिका और सहयोग की बात पहले से बल दिया गया है, लेकिन योजना आयोग में एक ही बार राष्ट्रीय विकास परिषद की जब बैठक होती थी
तभी उसमें मिलते थे, बातचीत होती थी। यहाँ पे सतत सहयोग की बात की गई। तीसरी बात, नीति आयोग कार्यकारी परिषद बनाया। एक कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और इसके कार्यों को देखने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, और किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री में। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा। योजना आयोग में कोई कार्यकारी परिषद नहीं था, इसमें कार्यकारी परिषद बनाया गया। तो पहला अंतर किसमें है? तो थिंक टैंक के आधार पे है। ठीक है, ये योजनाओं का निर्माण भी करता था, क्रियान्वयन, लेकिन थिंक टैंक क्या है? सलाहकारी है। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? तो दूसरा है कि राज्यों की, स्टेट की भागीदारी की बात करें। ये हमेशा नीति आयोग सतत भागीदारी की बात करता है, हमेशा की भागीदारी की बात करता है। लेकिन योजना आयोग में क्या? तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, और कभी योजना आयोग की बैठक होती थी, उसी समय उनको होता था भागीदारी। लेकिन यहाँ पे क्या? हमेशा की भागीदारी बात बोला गया। तीसरी बात बोला गया कि इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित किया गया। नीति आयोग में एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित किया गया, कार्यकारी परिषद बनाया गया। लेकिन और कार्यकारी परिषद का एक क्या होता था? मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। लेकिन योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था, ना है, था नहीं, है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नीति आयोग योजनाओं का निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचार केंद्रों तथा शोध संस्थाओं के सतत परामर्श के उपयोग करता है। मतलब नीति आयोग ऐसा ही नहीं है, ये नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, शासित रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके परामर्श का क्या करता है? उपयोग करता है। लेकिन योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था जो थिंक टैंक या बड़े विचारों का केंद्र के रूप में काम करे। जबकि ये क्या है? राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय और रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विद्वान लोग हैं, उनसे क्या करते हैं? परामर्श करता है, और उनके परामर्श का क्या करता है? उपयोग में लाता है। किसमें? नीतियों को बनाने में, क्रिया योजना बनाने में। जबकि योजना आयोग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए, दृष्टिकोण के आधार पे, तो नीति आयोग ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रित है। डिसेंट्रलाइज नियोजन, प्लानिंग करता है हमेशा, डिसेंट्रलाइज। लेकिन प्लानिंग कमीशन हमेशा और हमेशा ये सेंट्रलाइज प्लानिंग करता था, केंद्रित नियोजन पर आधारित था। ठीक। अब नीति आयोग की भूमिका देखो, वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका। नीति आयोग की भूमिका क्या है? तो पहला भूमिका है कि नीति और कार्यक्रम में भूमिका। नीति और कार्यक्रम में भूमिका कैसे करता है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। परिसंपत्ति का मुद्रीकरण की नीति और कार्यक्रम में भूमिका देखा जाए तो क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या करने का? तो हेल्दी कंपटीशन लाने के लिए। परिसंपत्ति के मुद्रीकरण, मोनिटाइजेशन करना एसेट से। जैसे देखा होगा ना कि खराब पड़ा हुआ सरकारी बिल्डिंग है, तो उसको क्या करो? प्राइवेट में को दे दो, और वो क्या करेंगे? उसमें होटल बना देंगे, और जो बेकार में था, कोई आय नहीं मिलता था, उसे आय मिलने लगेगा। तो ये भी स्वास्थ्य और पोषण पे हमेशा क्या करता है? इंडेक्स निकालता है, स्टेट टू स्टेट प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है नीतियों को कार्यान्वयन करने में। उद्योग सुधार की बात करता है, महिला और बाल विकास की आगे की रास्ता दिशा निर्देश देता है। शहरी विकास के लिए ये निगरानी भी करता है, और वो दिशा निर्देश या एजेंडा, रणनीति बनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव जो आया, उसके लिए रणनीति इसने बनाया है। तो नीति और कार्यक्रम में इसकी भूमिका है, पहला। दूसरा क्या? निगरानी और मूल्यांकन में दूसरा भूमिका। जैसे कि विकास का अन्वेक्षण करना, मूल्यांकन करना इसी के द्वारा किया जाता है। और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में दिखाया जाता है कि कौन स्टेट कौन सा परफॉर्म कर रहा है, या कौन सा उद्योग या कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड देता है। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा में देता है, और उसके लिए प्रमुख सूचकांक जारी करता है। जैसे SDG इंडेक्स करता है, शिक्षा पे नहीं करता है, शिक्षा पे तो SDA करता है। जल सूचकांक जारी करता है, ठीक है, ATC, बहुत सारे। ठीक। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करता है, भूमिका देखा जा सकता है। तो राज्य और संघ राज्य के लिए विकास सहायता सेवा के बारे में, जो द्वीप हैं, आइलैंड है, उनके विकास के बारे में रणनीति करता है। पूर्वोत्तर के लिए जो नॉर्थ ईस्ट है, उसके लिए योजनाएं बनाता है, परियोजनाएं बनाता है।
एसडीजी की स्थानीयकरण किया और इसको प्रोत्साहन करने की बात किया। एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण करना, भारतीय और हिमालयी क्षेत्र में संधारणीय विकास की पे बल दिया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम करना इसका भूमिका देखा जा सकता है। फिर थिंक टैंक की गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। लोक उन्मुख प्रौद्योगिकियों को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, सीमांत प्रौद्योगिकियां के बारे में बता रहा है, राष्ट्रीय परिवर्तन गतिशीलता और बैटरी भंडार मिशन आदि चला रहा है, मिथनॉल अर्थव्यवस्था इसने व्यक्त किया है, विजन दिया, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का विजन दिया, थिंक टैंक के साथ सहयोग कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले रहा है, ऑनलाइन विवाद समाधान कर रहा है, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्था में ये निवेश कर रहा है अपने थिंक टैंक। अटल नवोन्मेष मिशन लेके भूमिका में देखा जा सकता है, अटल टिंकरिंग लैब लाया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर इसने परामर्श दिया, अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र चला रहा है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज लेके आया, लघु उद्यमों में अनुप्रयुक्त या अप्लाइड रिसर्च नवाचार, अटल न्यू इंडिया चैलेंज भारत इत्यादि काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वृत्तीय अर्थव्यवस्था मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन किया, आईएमए परिस्थितिकी तंत्र विकास दल का गठन किया, साझेदारियां भी कर रहा है, सामरिक कार्यक्रम भी चला रहा है। तो ये अटल नवोन्मेष मिशन के तहत चलाया जा रहा है, भूमिका देखा जा रहा है। ये सूचकांक भी जारी करता है, क्या क्या, तो सतत विकास पे, स्वास्थ्य पे, भूमि और जल संसाधन पे, नवोन्मेष पे, आकांक्षी जिला पे, कोविड-19 के प्रबंधन पे भी ये सूचकांक जारी किया। सतत विकास, अब ये हमारा अलग टॉपिक आ गया। नीति आयोग का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, उतने में ही हमारा बड़ा ब्रीफ में खत्म हो गया। अब सतत विकास लक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं। सतत विकास पे एक चीज बता दूं, डीकेडी करना बहुत जरूरी है। इसका उपयोग कर दिया अगर अच्छे जगह तो अच्छे नंबर मिलेंगे। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हर एक डायमेंशन से सोचा जाएगा डीकेडी में। लेकिन है क्या, सतत विकास को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डीकेडी में और मजा आएगा। देखो 25 सितंबर 2015 को यूएन, जिसको यूनाइटेड नेशन बोला जाता है, वो 17वें 70th सत्र में हमारी दुनिया को बदलना, सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची, हमारी दुनिया को बदलना, ये टॉपिक, शीर्षक, टाइटल याद रखना प्री के लिए कौन से था। हमारी दुनिया को बदलना सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची में अपनाया गया। इसमें संकल्प में, इस जो संकल्प था कार्य एजेंडा 230 या 2030 एजेंडा में, संकल्प में लोग, पृथ्वी और समृद्धि के लिए कार्य योजना निर्धारित की गई है। इस संकल्प में किसके, लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए और समृद्धि, तीन बातें हैं, लोगों के लिए, पृथ्वी के लिए और समृद्धि के लिए योजना, कार्य योजना निर्धारित की गई। तो हम कहें कि लक्ष्य, एसडीजी लक्ष्य मेनली लोगों और पृथ्वी और समृद्धि की कार्य योजना है। किसकी, लोगों के लिए, लोगों को सुरक्षा रखने के लिए, लोगों को आर्थिक सामाजिक उत्थान करने के लिए। दूसरा, पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए, अर्थात पर्यावरण से समृद्धि कैसे लाया जाए, इस बात की बल है। समृद्धि लाया जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण के आधार पर लाया जाए या नुकसान पहुंचा के लाया जाए। दूसरा बात, मतलब लोग, पृथ्वी और समृद्धि, तीन बातें हैं इसमें। दूसरा बात क्या इसमें कि बृहत्तर स्वतंत्रता, इसमें बृहत्तर स्वतंत्रता के साथ सार्वभौमिक शांति की सुदृढ़ करने की बात कहा गया। इसमें स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया है और स्वतंत्रता के साथ साथ सार्वभौमिक शांति की बात कही गई है एसडीजी लक्ष्य में। तो बात है कि अगर सार्वभौमिक शांति लाना है तो एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। स्वतंत्रता, कोई दूसरे स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है तो एसडीजी को लागू करना पड़ेगा। साथ ही साथ तीसरी सभा का संकल्पना क्या रहा कि जो मानव जाति की को गरीब की पीड़ा से मुक्त करना है, गरीबी से हटा देना है, गरीबी से पीड़ा से हटाना है, पृथ्वी जो आरोग्य है, असुरक्षित है, उसको सुरक्षा देना। तो बहुत सारे काम के लिए इस पे हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। और बताया कि लोग, पृथ्वी और समृद्धि के लिए एसडीजी पे हस्ताक्षर करना, उसका क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है और समय का मांग है ऐसा। इसी में बोला गया कि किसी को सहमति हुई है कि किसी को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस में, इस बात पे सहमति हुई कि किसी को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। और इस बात को कैसे लिखोगे, किसी को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, अगर मेंस में ही पूछ लिया जाए तो ये डीकेडी से ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसमें 17 लक्ष्य टारगेट किया गया और सब टारगेट कितने हैं
169 और 15 वर्षों तक नई सार्वभौमिक कार्यसूची परिणाम और महत्वाकांक्षी का परिचायक है। 15 वर्षों तक लागू रहेगा। 2015 से लेके 2030 तक का बोला गया कि इसे प्राप्त किया जाएगा। इसमें बोला गया है एजेंडा में कि सरकार जो भी हो, प्रत्येक सरकार राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पे अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। और ये भी कहता है कि वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय नियोजन और प्रक्रियाओं, नीतियों और रणनीतियों में कैसे शामिल किया जाए, ये भी बल देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह ने 2030 तक कार्यसूची और एसडीजी को मुख्य धारा में लाने हेतु एक संदर्भ निर्देशिका भी क्या की है? तैयार की है। ये थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन अब मेन है क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा कि 2030 के एजेंडा का, ये भी पूछ लिया गया है, एजेंडा का 2030 एजेंडा का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, एम क्या है। तो अगर 17 याद है तब भी एम आप लिख सकते हो, लेकिन हमें याद नहीं है तो भी हम कर सकते हैं कि सभी जगह गरीबी, भुखमरी को समाप्त करना, देश के भीतर उनके बीच असमानताओं को क्या करना, सामना करना, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों का निर्माण करना, मानवाधिकार का संरक्षण करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है, पृथ्वी और इसके प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, संरक्षण करना, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, साझी समृद्धि, सभी के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु परिस्थितियों को बनाने का भी अर्थात समावेशी और सतत आर्थिक विकास पे बल दिया गया। एजेंडा का उद्देश्य बल देना था। विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषता है कि ये 3 डायमेंशन में काम करता है। एसडीजी को जब भी देखोगे ना, एसडीजी के जितने 17 लक्ष्य देखोगे तो 3 ही में होगा। एक आर्थिक डायमेंशन दिया गया है आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, दूसरा सामाजिक डायमेंशन दिया गया है सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तीसरा पर्यावरणीय। आर्थिक को देखो, जरा सा देखो ना, ये आर्थिक को क्या बोल रहा है? समृद्धि, जो हम लोग पढ़े थे पीछे, समृद्धि। सामाजिक का मतलब लोगों का कल्याण, और पर्यावरणीय मतलब पृथ्वी। हो गया ना, कोरिलेट हो गया। और विकास के 5 संगठन क्या है? व्यक्ति, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी है। इसमें 5 संगठक हैं, कंपोनेंट हैं। एजेंडा में 5 कंपोनेंट हैं। क्या क्या? तो एक व्यक्ति है, दूसरा पृथ्वी है, ठीक है, इन 3 के अलावा क्या जोड़ दिया? चौथा जोड़ दिया शांति। और इन सबको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तो साझेदारी चाहिए, सबके साथ साझेदारी, ठीक। और इसका क्या विशेषताएं और हैं? तो पहला बताया कि ये 3 वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए क्या करना? सुरक्षित करना, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, 3 डायमेंशन पे ये इसका उद्देश्य रखती है। दूसरा क्या? कि इसमें 5 कंपोनेंट हैं और इसमें इस पे जोर डालते हुए यही बोला कि किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। ये पीछे ना छोड़ा जाए, यही बात पे है। डीकेडी करोगे 5 से निकलेगा। प्रत्येक सरकार अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों पे आधारित अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारण करेगा और प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा, अपनी कार्य नीति बनाएगा। इसमें विशेषता थी। ये बोला गया कि 2020 तक 21 उद्देश्य और 2025 तक 3 उद्देश्य और 2030 तक शेष उद्देश्यों की प्राप्ति करने की अब बात बोली, ठीक है। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर प्रगति की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षाओं के परिणाम क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समीक्षा की नींव बनेगा, ऐसा बोला। कहने का मतलब कि अगर विशेषताएं देखें तो विशेषताएं में क्या? तो ये 3 डायमेंशन पे काम करता है, 3 आयाम पे काम करता है। आयाम कौन? 3, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण। हो गया खत्म। तीनों में संतुलन लाने के लिए सतत विकास की संकल्पना है। दूसरा क्या? इसके 5 कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट कौन? व्यक्ति, पृथ्वी, समृद्धि और शांति, और 5वां कौन? साझेदारी। साथ ही साथ ये विशेषता में क्या होगा? तो सब राष्ट्र अपना क्या करेंगे? राष्ट्रीय उद्देश्य घोषित करेंगे और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
साथ ही साथ ये भी बताया विशेषता में कि 2020 तक कितना प्राप्त करना है, 2025 तक कितना प्राप्त करना है और 2030 तक कितना प्राप्त करना है, ये भी लक्ष्य टारगेट रखा। साथ ही बोला कि जो भी प्रगति है राष्ट्र के ऊपर बनाया गया उद्देश्य, जिस उद्देश्य से नीतियां बनाई गई हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारण किया गया, तो उसका समय समय पर समीक्षा करना और समीक्षा के बाद सुधार करना, ये बात बोला गया। सतत विकास और इसकी आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? तो सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले देखा जाए तो 1947 में ब्रटलैंड कमीशन द्वारा पेश किया गया। ब्रटलैंड, ये पूछा जा चुका है प्री में। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा पेश किया गया। और इसमें सतत विकास का मतलब क्या कि अपने विकास करते रहना, लेकिन जो भावी पीढ़ी है अपना विकास इस तरह करना कि जो भावी पीढ़ी है वो प्रभावित ना हो। सीधी बात है। इसके उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेश। हमेशा ध्यान रखना सतत विकास का उद्देश्य अगर पूछे तो तीन ही में समाहित कर देना। आर्थिक समृद्धि, दूसरा पर्यावरण और तीसरा सामाजिक। ये गवर्नेंस और पारदर्शिता में भी क्या करता है? सुनिश्चित करता है। इसलिए आवश्यक है। जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटना, जैव विविधता का संरक्षण करना, समुदायों का कल्याण में योगदान देता है, इसलिए आवश्यक है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें, तो सतत विकास लक्ष्य में अगर देखा जाए तो 17 एसडीजी हैं और 159 उप लक्ष्य रखेंगे। ये बॉटम टू अप अप्रोच है। सतत विकास बॉटम टू अप अप्रोच है। निर्धनता, भुखमरी को समाप्त करने की सफलता में शांति की स्थापना को प्रमुखता से शामिल करता है। भुखमरी, निर्धनता, बच्चों को रोके जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करना, अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उच्च गुणवत्तापूर्ण सही समय पर विश्वसनीय डाटा उपलब्ध कराना। ठीक है। निर्धनता में मुद्दे की खाद्य और पोषण सुरक्षा को अलग नजरिए से देखना, ये सब बोला गया है सतत विकास में। लेकिन हम सतत विकास के 17 लक्ष्य सीधे सीधे देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे। पहला क्या है लक्ष्य? एकदम सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज है कि एसडीजी 1 में क्या है? पॉवर्टी से। दूसरा क्या? हंगर से। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य से, हेल्थ से। चौथा किससे है? तो एजुकेशन से। लैंगिक समानता, महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण से। तो ये किससे है? तो लैंगिक समानता से, इक्वलिटी से। शुद्ध जल और स्वच्छता छठा एसडीजी है, मतलब शुद्ध जल या क्लीन से है। वाहनीय स्वच्छ ऊर्जा से है, मतलब एनर्जी से है। तो देखो क्या बना 7 तक, पीएच हिक्के, क्या बना? पीएच हिक्के। P for poverty, H for hunger, H for health, E for education, E for equality, ठीक है, सेक्स इक्वलिटी की बात होती है, और C for cleanness, E for energy, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये स्वच्छता की, क्लीननेस की बात कर रहा है। जैसे भी हो आप 17 के 17 याद रखोगे, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया यूज बताएंगे और आज ही की डेट में 17 के 17 याद करना है आपको। आज ही की डेट में कोई अगला नहीं आएगा। फिर 8वां नंबर क्या है? उत्तम कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात में बोला गया है, तो वर्क के बारे में बोला गया है। 9वां क्या है? उद्योग, नवोन्मेष और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है, मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रिपल आई कौन सी में बोला गया? 9 में। इनइक्वलिटी को कम करना, इनइक्वलिटी को क्या करना? कम करना। अस्थायी नगर और समुदाय 10वां ये और 11वां, अस्थायी नगर होना चाहिए और समुदाय होना चाहिए। जिम्मेदार ढंग से उपभोग और उत्पादन की बात कहा गया है 12वें में। 13वें में क्या? जलवायु संबंधी या क्लाइमेट से जुड़ा है। 7वां क्या? जल के नीचे, ये 13वां हुआ। 14वां क्या? जल के नीचे जीवन की बात करता है। 15वां क्या? 15वां भूमि पर या लैंड पे जीवन की बात करता है।
16वां क्या बोलता है, शांति और न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं की बात करता है। और 17वां बोलता है कि जो एसडीजी लक्ष्य है उसके लिए भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ये टोटल 17 हैं, 17 के 17 रट जाना है। यूट्यूब पे देखो चाहे जिसमें देखो, कोई निमोनिक निकालो, जो भी हो 17 के 17 रटे और हर एक चीज में यूज करेंगे। जब रटा होगा तभी यूज कर पाओगे। तो देखो अगर हम 3 लक्ष्य उद्देश्य देखे थे ना, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, तो हमने क्या किया कि एसडीजी लक्ष्यों को ही लिख दिया। सामाजिक में कौन कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से लेके 7 तक क्या है, सामाजिक है। 8 से लेके 12 तक क्या है, इकोनॉमी है। पर्यावरण किससे रिलेटेड है, तो 6 7 13 14 15। मतलब ये एसडीजी लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके आधार पे भी याद रखना है कि कौन कौन सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में एसडीजी है। जैसे सामाजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो इन लक्ष्यों को यूज करो। आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इन लक्ष्यों को याद करो, 8 9 10 11 12। पर्यावरण से रिलेटेड है तो इन लक्ष्यों को यूज करो ना, यूज करोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। एसडीजी की भारत में स्थिति क्या है, अगर देखा जाए तो भारत में स्थिति क्या है, तो 2022 में 63 देशों में कितना था, 121 है। 2020 में कितना था, तो 117वें पे था। और 2021 में 120वें स्थान पे था। तो अगर स्थिति देखा जाए तो 3 पार्टों में बांटेंगे, 4 पार्ट में। एक जिसमें अग्रणीय है, दूसरा जिसमें मध्यम सुधार है, एक तीसरा जिसमें मंद सुधार है, चौथा जिसमें सुधार नहीं है बल्कि गिरावट हुई है। तो देखो एसडीजी 12 जिम्मेदारी के साथ खपत और उत्पादन और जलवायु कार्रवाई पे ये बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, स्थिति बहुत अच्छा है। और हमेशा आएगा टिप्पणी तो ये लिखना है। तो एसडीजी 12 और 13 में अच्छा है। लेकिन मध्यम सुधार देखा गया किसमें, तो जो एसडीजी 1 है निर्धनता उन्मूलन, 3 स्वास्थ्य पे, 6 स्वच्छता पे, 7वां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पे, 8वां सर्व कार्य और आर्थिक समृद्धि में, 9वां उद्योग नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये मध्यम सुधार देखा गया भारत में। भारत की स्थिति अगर आ जाए लिखने के लिए तो ऐसा। लेकिन मंद सुधार किसमें देखा गया, तो शून्य भूखमरी में जो एसडीजी 2 है। 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देखा गया तो बहुत कम सुधार हो रहा है। लैंगिक समानता जो 5वां है उसमें देखा गया। जल के नीचे जीवन है उसमें बहुत मंद सुधार है। भूमि के ऊपर जो जीवन है उसमें मंद सुधार है। 16वां शांति न्याय और मजबूत संस्था बनाने के लिए इसके कम सुधार है। भागीदारी में भी इसके कम है। गिरावट सबसे ज्यादा किसमें देखा गया, तो एसडीजी 11 में, सतत शहर और समुदाय वाला एसडीजी में इसके गिरावट देखी गई। तो कभी भी बोला जाए कि एसडीजी लक्ष्य क्या है, भारत की स्थिति मूल्यांकन करिए। तो ये 4 पार्ट में बांट के और एसडीजी लक्ष्य लिख देना कि इसमें अच्छे सुधार हुए, इसमें अच्छे होगा। और अच्छे बनाने के लिए इसके लिए क्यों योजनाएं लेके आई हैं, योजनाओं से अगर कनेक्ट कर लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। योजनाओं से जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए अभी अपने एनडीसी में परिवर्तन किया भारत ने, ठीक है। कॉप 26 में अपना क्या लिया है, तो अमृत घोषणा किया, पंचामृत की बात किया। तो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। और ये डीकेडी का पार्ट है, जब आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे तो करवाएंगे। लोक लेखा समिति की टिप्पणियां क्या की गई यहाँ भारत में जो एसडीजी लक्ष्य है, एसडीजी के विकास है, उस पर लोक लेखा समिति ने कुछ प्रतिवेदन दिया। ये हर जगह कहीं किताब में मिलेगा नहीं, ये प्रतिवेदन हमने निकाल के पढ़ा था, उसकी बात बता रहे हैं। और हमने उसको, क्योंकि जब भी लोक लेखा समिति कमेटी की अगर रिपोर्ट को कोट कर दिया तो वैल्यू बढ़ जाती है। क्या टिप्पणी किया रिपोर्ट में लोक लेखा समिति ने कि 2020, 25 और 30 में हासिल किए जाने वाले जो भी एसडीजी लक्ष्य हैं उसकी परिभाषित माइलस्टोन के अनुसार एक रोड मैप अभी भी तैयार नहीं है। ये कमियां देखो, अभी भी रोड मैप तैयार नहीं है। विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, राज्यों में नीति दस्तावेज अभी तैयार किए जा रहे हैं। तो विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, अभी राज्य के नीति दस्तावेज अभी तैयार किए जाने हैं। राज्य अभी कितना पीछे चल रहा है। नीति आयोग और चयनित राज्यों में उद्देश्य और लक्ष्यों की मैपिंग अब भी चल रही है। तो बड़े लेट लतीफ हो रहा है। जब लेट लतीफ दस्तावेज तैयार में होगा तो क्रियान्वयन कब होगा। जब भी कहते हैं ना कि मूल्यांकन करना है या भारत
इसमें आलोचना करना है किसकी, एसडीजी में भारत की क्या हो रहा है, तो यही लोक लेखा समिति के आएगा। एसडीजी के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास और चयनित राज्यों में की गई पहले व्यापक संकेंद्रित और सतत नहीं है। मतलब कि जो जागरूकता करना चाहिए एसडीजी के लिए, पहल जो चलाना चाहिए, वो बोल रहा है कि उसमें भी कमियां हैं। कौन? लोक लेखा समिति। फिर बोला कि भाई राज्य को सहायक विभागों की पहचान करना, उनकी भूमिकाओं और दायित्वों को परिभाषित किए जाने द्वारा संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि अभी भी एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने में भाई क्या होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, भूमिका होना चाहिए, उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, लेकिन ऐसा है नहीं, सुदृढ़ है ही नहीं। तो वो कह रहा है कि अगर प्राप्त करना है तो करना पड़ेगा। कार्य नीति दस्तावेज में वित्त और बजट संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया गया। बजट संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगाया गया, तो ये बहुत बड़ी कमी है। जबकि यह स्वीकार किया गया कि 2030 तक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये भी बात कहा गया है। वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों को एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय बजटिंग में वित्तीय संसाधनों से संबंधित एसडीजी को समेकित करना है। मतलब कि वित्त कैसे प्रोवाइड करें, वित्तीय संसाधन कैसे हम प्रोवाइड करें, ये भी तो कैसे होगा। एसडीजी को समेकित करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तभी तो वित्तीय कि इस क्षेत्र के लिए इतना दिया जा रहा है, एसडीजी 2 के लिए इतना दिया जा रहा है, इतना 3, लेकिन कभी नहीं देखा क्या। साथ ही एनआईएफ के अनुमोदन में विलंब से एसडीजी की कार्यान्वयन संबंधित फ्रेमवर्क की निगरानी और रिपोर्टिंग को रोकना पड़ा। मतलब एक बात है कि उसको क्रियान्वयन करने में बहुत लेट लतीफ हो रही है। एनआईएफ के जो राष्ट्रीय संकेत है उसमें 306 संकेतों में से सिर्फ 137 संकेतों के लिए डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। मैं 337 संकेत के लिए डेटा अभी कुछ पता ही नहीं है। जो एसडीजी 3 है हेल्थ, कोविड ने बता दिया कि व्यापक रूप से है नहीं, और इसने लोक कमेटी ने भी बोल दिया। तो लक्ष्य 3 को लेके है, वैसे ही लक्ष्य 2 को लेके भी बोला। हमको पूरा नहीं पढ़ना है, यहाँ पॉइंट कुछ मिल जाए, 1-2 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट लोड लो और उसी के ऊपर डीकेडी कर लो, अपनी सोच समझ लो, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। हमने पॉइंट बहुत दिए, ठीक है। अब 3 स्वास्थ्य के लक्ष्यों पे क्यों ज्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि कोविड आया था तो वो बताएंगे हर एक चीज को। आप ऐसे भी जानते हो कि क्या हालत रही कोविड में। केंद्रीय स्तर पे संस्थागत व्यवस्था की बात करें, वो भी अच्छी नहीं थी। लेखा परीक्षण की टिप्पणी क्या थी, ये टिप्पणी बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना कि नीति आयोग का उत्तर लोक लेखा समिति के प्रश्न का समाधान नहीं करता। नीति आयोग का ने उत्तर दिया क्या, लोक लेखा ने मांगा था कुछ प्रश्न, तो वो जो टिप्पणी किया लोक लेखा ने कहा कि भाई जो नीति आयोग ने उत्तर दिया है वो लोक लेखा समिति के प्रश्न का समाधान नहीं करता, क्योंकि प्राप्त किए जाने वाले एसडीजी लक्ष्य 2020 में 21, 2025 में तक 3 और शेष 2025 तक था ये प्राप्त करने के लिए। लेकिन परिभाषित माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग द्वारा कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। ये लेखा परीक्षा के सीधे सीधे उठा लो, ये आप आलोचना में कर सकते हो कि कितना प्रगतिशील है भारत एसडीजी को लेके। ये रिपोर्ट हमने बोला है 2, 4, 5 पॉइंट उठा के हमने डिटेल पॉइंट और उसमें से जो मेजर है वो उठा लिया। अब एसडीजी के बाद खत्म हो गया, तो अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सिलेबस में गरीबी। गोडार्ड क्या बोलते हैं गरीबी को लेके गोडार्ड विद्वान क्या बोलते हैं, गरीबी उन वस्तुओं का अभाव है जो कि एक व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है। गरीबी दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हो कि गरीबी की वजह से कोई व्यक्ति अपने को या अपने आश्रितों को स्वस्थ और पुष्ट नहीं रख पाता है। यही बात हुई, यहाँ पे बोल रहा है कि गरीबी उन वस्तुओं का अभाव है जो कि एक व्यक्ति और उसके आश्रितों को स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए आवश्यक है। उन वस्तुओं का अभाव, राउंटी क्या बोलते हैं, राउंटी विद्वान जो भी है आपको पसंद आए, यहाँ 3-4 दिए हैं, उसमें से आपको पसंद आए वो आपको रखना है।
कि गरीबी जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किए गए एक न्यूनतम व्यय से संबंधित है। कि अपने जीवन में जो भी चला रहा है ना, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सबसे न्यूनतम व्यय से संबंधित है, सबसे न्यूनतम, जिसमें भोजन, कपड़ा, मकान, घर का किराया, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं की कीमत शामिल है। या हम कहें कि गरीबी वो चीज है जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। सिंपल से बोल सकते हो। कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? तो भोजन, कपड़ा, मकान, ईंधन, etc। प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? उन बोलते हैं कि गरीबी निरपेक्ष वंचित की तुलना में सापेक्षिक अभाव को बताती है। गरीबी निरपेक्ष वंचित की तुलना में क्या बताते हैं? सापेक्षिक अभाव बताते हैं। वो बोलते हैं कि समानतः भुखमरी गरीबी को ही दर्शाती है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि व्यापक रूप से गरीबी होने पे भुखमरी भी गंभीर अवस्था में हो। ये है, जुड़ा हुआ है कि भुखमरी गरीबी को दर्शाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि गरीब होगा तो वहां पे भुखमरी की गंभीर अवस्था होगी, नहीं। निरपेक्ष वंचित की तुलना में सापेक्ष अभाव को बताती है। सापेक्ष, अब जरा सा सुनो। निरपेक्ष का मतलब क्या है? कि निरपेक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप किसी चीज से वंचित कर दिए गए। प्रत्यक्ष क्या? भोजन नहीं मिल रहा है तो गरीबी, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो गरीबी, प्रत्यक्ष रूप से वंचित हो गए। तो ये बोल रहे हैं कि जो निरपेक्ष वंचित की तुलना में जो सापेक्षिक अभाव को बताता है। सापेक्षिक अभाव का मतलब कि एक कोई इंसान है, इसके आधार में देखा जाए तो इसके पास 100 रुपया है और एक आदमी क्या है, इसके पास 1 रुपया है, तो इसके सापेक्ष में देखा जाए तो ये क्या है? गरीब है। तो ये सापेक्षिक अभाव को बताता है, मतलब इसके तुलना में इसके पास संसाधन या मूलभूत आवश्यकता क्या है? कमी है। तो गरीबी कभी निरपेक्ष वंचित नहीं बताता है, वो हमेशा सापेक्षिक अभाव को बताता है। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल देखा कि भुखमरी होने पे गरीबी को दर्शाया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि गरीबी होगा तो भुखमरी होगा। सोच के देखना। तो गरीबी का आशय क्या है? हैर्नी बर्स्टीन ने गरीबी को 4 आयाम बताया कि जीविका रणनीतियों का अभाव होता है। गरीबी का मतलब संसाधनों मतलब जैसे धन, भूमि की अनुपलब्धता। तीसरा क्या? असुरक्षा की भावना। चौथा क्या? अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध बनाए रखने और विकसित करने में अक्षमता। ये 4 बातें हैं कि जीविका की रणनीतियों का अभाव होता है, संसाधनों का अनुपलब्धता होता है, असुरक्षा की भावना होती है और सामाजिक व्यक्तियों से सामाजिक संबंध बनाने में असक्षम होता है। गरीबी की परिभाषा करते समय 3 स्थितियों का प्रयोग करते हैं। क्या क्या? तो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। दूसरा, न्यूनतम जीवन निर्वाह के स्तर पे, न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर और एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन का स्तर, कि न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर क्या होना चाहिए। तीसरा, समाज के कुछ व्यक्तियों को संपन्न होने और अधिकांश के गरीब होने की दशाओं की तुलना करना। ये परिभाषा हमेशा क्या बताता है? ये 3 स्थितियों को प्रयोग करता है। गरीबी के क्या प्रकार हैं? तो 3 प्रकार की गरीबी देखा जाता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब निरपेक्ष या परम गरीबी। दूसरा बोला जाता है मानवीय गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी, और तीसरा बोलते हैं सापेक्षिक गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। 3 प्रकार के गरीबी होता है। अब गरीबी को जरा सा देख लेते हैं। निरपेक्ष गरीबी होता क्या है? ये ऐसी गरीबी है जिससे संबंधित लोग जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाते। ये हंगर और पॉवर्टी की परिभाषाओं को एक समान हो जाता है। हंगर की परिभाषा देखेंगे, पॉवर्टी गरीबी की परिभाषा देखेंगे तो एक ही है। तो ये बोलता है निरपेक्ष गरीबी कि जितना इनको मिनिमम एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, जैसे हम कहें कि बोलते हैं ना बीपीएल इसके नीचे है, वो क्या है? बहुत गरीब है, और इसके ऊपर है तो वो गरीब नहीं है। मतलब कि ये नीचे वाले अपनी
एनर्जी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं। और एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में बोलते हैं, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा नहीं करता। तो ऊर्जा आवश्यकता तो हंगर में भी है, पॉवर्टी में है, तो एक समान हो जाता है इसकी परिभाषा देखा जाए तो। दूसरा मानवीय गरीबी की बात करें, मानवीय गरीबी, इसमें आवश्यकताओं के दायरों को थोड़ा विस्तृत किया गया है। मतलब उचित मानव जीवन के लिए जो जरूरी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य के न्यूनतम स्तरों के अतिरिक्त रूप में ध्यान रखा जाए। केवल आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं में भी शिक्षा और स्वास्थ्य का, एजुकेशन और हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। थोड़ा व्यापक पैमाने पे मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए। अगर इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो हम कहेंगे कि मानवीय गरीबी है, वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है, इसलिए मानवीय गरीबी है। सापेक्षिक गरीबी की बात करें, सापेक्षिक गरीबी का, सापेक्षिक गरीबी में हमने बताया ना कि गरीबी कहाँ पे, देखो सापेक्षिक गरीबी कहाँ पे देखा जाएगा, यूएस में देखा जाएगा, जो भी विकसित देश है। यहाँ पे देखो ये 1 लाख रुपया कमा रहा है महीना, और ये कितना कमा रहा है, 1000 रुपया कमा रहा है। तो इसके सापेक्ष में देखा जाए तो ये गरीब है, लेकिन यही भारत में आ गया और गांव में रह रहा है तो ये गरीब नहीं है, लेकिन इसके सापेक्ष में ये क्या है, गरीब है। तो धनाढ़ लोगों से क्या करता है, कंपैरिजन करके देखा जाता है, वो सापेक्षिक होता है। ठीक है, वी आर ऑलवेज टू लिव विथ पॉवर्टी, ये कौन बोलता है, बैंक, वर्ल्ड बैंक बोलता है। ठीक है, तो ये हमारा आज पॉवर्टी की थोड़ा सा डेफिनेशन दिया, टाइप ऑफ पॉवर्टी बताया। कल पॉवर्टी को लेके और अच्छे से और भी डायमेंशन देखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।